8. रोहित, तू पक्का अंदर नहीं सोएगा? नहीं नहीं, मैं यहाँ आंगन में ही सोऊंगा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है, जैसा तेरा दिल करे। रोशनी अंदर चली गई और रोहित घने काले अंधेरे में आंगन के झूले पर बैठ गया। झूलते झूलते उसकी आंखें बंद होने लगी थीं, लेकिन तभी अचानक उसके पीछे की तरफ पेड़ों के बीच में से एक भेड़िए की रोने की आवाज सुनाई दी और तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई उसकी ओर चल के आ रहा था। कौन है वहां? रोहित थोड़ी हिम्मत करके उठा और उस आवाज की ओर उसने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। उसने देखा कि पेड़ अब और भी तेजी से हिलने लगे थे। तभी एक भेड़िए ने अचानक उस पर छलांग लगाई। भेड़िए को तेजी से अपने ऊपर आता देख रोहित जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, भेड़िया कहाँ गया? अचानक गायब कैसे हो गया? क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं ये सब सच में मेरा वहम तो नहीं है? उसके बाद रोहित ने अपने चारों तरफ देखा कि एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। वो फिर वापस जाकर झूले पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये घटनाएं एक सपना थी या वास्तव में उसके साथ हो रही थी। तभी दूर से विला के गेट पर उसकी होने वाली बीवी आरवी दिखी। आरवी, ये यहाँ इतनी रात को क्या कर रही है? बिना बताए कैसे आ गई? रोहित भागते हुए गेट के पास पहुंचा। क्या हुआ आरवी, तुम यहाँ? इस वक्त सब ठीक तो है ना? आरवी उसके सामने एकदम चुपचाप खड़ी थी, जैसे रोहित से गुस्सा हो। क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? किसी के साथ आई हो? किसी ने कुछ कहा? अच्छा चलो, मेरे साथ चलो, आगे बैठो, यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है। चलो चलो जल्दी चलो। रोहित आरवी को आंगन में लेकर आया और दोनों झूले पर बैठ गए। झूलते हुए रोहित की नजर आरवी के पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि आरवी के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और फिर उसने तुरंत आरवी के चेहरे को देखा। कौन हो तुम? ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो रहा है? आरवी का पूरा चेहरा काला पड़ चुका था। उस काले चेहरे पर कई तरह के लाल लाल खरोंचने के निशान थे, जो अंधेरे में रोशनी की तरह चमक रहे थे। उसके आंखों से बड़े बड़े खून के आंसू बह रहे थे। मैंने कहा था ना तुझे, यहाँ से चला जा। आखिरी बार समझा रही हूँ, भाग जा यहाँ से। इतना सुनते ही रोहित बेहोश होकर नीचे गिर गया। अगले दिन सुबह जब रोशनी आंगन में आई, हाँ, रोहित को जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ देखकर रोशनी डरते हुए उसके पास भागी और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। पापा जल्दी से पानी लेकर आओ। रोहित उठो, क्या हुआ? रोशनी के पापा दौड़ते हुए अंदर से पानी लेकर आए। रोशनी ने उनसे गिलास लिया और थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर रोहित के मुंह पर छिड़का। पानी लगते ही रोहित अचानक उठ बैठा और डरते हुए रोशनी के हाथों को जोर से पकड़ लिया। रोहित, तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या हुआ? तू बेहोश कैसे हुआ? यहाँ से चलते हैं रोशनी, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। यहाँ से चलो रोशनी। क्यों? क्या हुआ? कुछ बोल तो। रात को मेरे साथ एक बहुत ही खतरनाक हादसा हुआ। हम चलते हैं यहाँ से। हम घर पर ही शादी की तैयारी करेंगे, सारी तैयारी कर लेंगे। तुम चलो प्लीज प्लीज रोशनी। रोहित के हाथ गर्म थे और वो इतनी बुरी तरह कांप रहा था कि रोशनी को लगा उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से उसने कोई बुरा सपना देखा है। तू बहुत बीमार है रोहित, जाकर अपने कमरे में थोड़ा आराम कर ले और देख जरा अपने आप को। सारी रात यहाँ आंगन में बिता के कितना गंदा हो गया है। मिट्टी लगी हुई है सब जगह। गर्म पानी से नहा भी लेना। रोहित को उसके कमरे में भेजने के बाद रोशनी आंगन में थोड़ा टहलने लगी। कुछ देर टहलने के बाद वो अपने कमरे में गई और सीधे नहाने चली गई। नहाकर जब वो आईने के सामने अपने बाल सुखाने आई
उसे वहां अपनी शक्ल की जगह एक डरावनी शक्ल की झलक दिखाई दी। वो घबरा गई, लेकिन तभी वो शक्ल गायब हो गई। लगता है मुझ पे भी रोहित की बातों का असर हो रहा है। फिर वो जब वापस आईने के सामने अपना मेकअप करने के लिए आई, तभी उसे फिर से वही झलक दिखाई दी। हाँ, मुझे लग रहा है मेरी भी तबीयत खराब हो रही है। ऐसा करती हूँ, नीचे जाकर सबके साथ बैठती हूँ। जैसे ही रोशनी ने अपने कमरे से बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए, उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। रोशनी डर कर पीछे मुड़ी, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखा। फिर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, उसे वही शक्ल उसके चेहरे के ठीक सामने दिखाई दी। ये वही शक्ल थी जिससे डर कर रोहित बेहोश हो गया था। मम्मी, पापा, भागो, ये विला भूतिया है। रोशनी तेजी से नीचे भागते हुए पहुंची। हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, जल्दी। क्या हुआ रोशनी? तेरे साथ भी कुछ हुआ क्या? सुबह जैसा तूने बताया था, मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हादसा हुआ। लेकिन रोहित को छोड़कर रोशनी की बातों पर किसी को यकीन नहीं हुआ और सबको यही लगा कि दोनों मिलकर सबके साथ मस्ती कर रहे थे। उसके बाद जब रोहित अपने कमरे में नहाने के लिए गया, उसने देखा कि शावर से बहते हुए पानी का रंग लाल हो रहा है। खून, खून! रोहित उसी हालत में बाथरूम से बाहर आ गया और जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे कुछ भी लाल नजर नहीं आया। मैं अब एक पल भी यहाँ पे नहीं रुकूंगा। ये विला भूतिया है। मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पे। मैं जा रहा हूँ। रोहित और रोशनी के साथ हुए हादसों के बारे में सुनने के बाद परिवार ने फैसला लिया कि वो रात से पहले ही विला से चले जाएंगे। लेकिन शादी के घर में कई लोग होते हैं और उन सब की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी जा सकती। इसलिए खाना बनाने के लिए रोशनी की मम्मी किचन में चली गई और मजबूरन रोशनी को भी जाना पड़ा। माँ, मुझे लग रहा है जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। खाना तो हम बाहर जाकर भी खा सकते थे। रोशनी की मम्मी को लग रहा था कि रोशनी मजाक कर रही थी, इसलिए उन्होंने तभी कुछ नहीं कहा। माँ, ये देखो माँ। जैसे ही उसकी मम्मी ने पीछे देखा, उन्हें कांच की आचार की बरनी हवा में उड़ते हुए दिखाई दी और वो बरनी अचानक जमीन पे गिर पड़ी। रोशनी और उसकी मम्मी भागते हुए हॉल में आए, जहां सब बैठे हुए थे। रोशनी की मम्मी को अब यकीन हो गया था कि रोहित और रोशनी मजाक नहीं कर रहे थे। हमें अभी के अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। आंटी ने रोशनी की बात में हामी देते हुए सबको आचार की बरनी के बारे में बताया। वो ये कह ही रही थी कि देखते देखते हॉल में रखी सभी चीजें हवा में उड़ने लगी और यहाँ वहां जाकर दीवार से टकराने लगी। मैं कल से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ है, कुछ है। मैं भी यही बोल रही थी, लेकिन किसी ने मेरी बात ही नहीं मानी। तभी एक आवाज ने उनको दस्तक दी। आखिरी बार तुम लोगों से बोल रही हूँ, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, वरना तुम लोग जिंदगी भर के लिए यही बंद हो जाओगे। उस आवाज को सुनते ही जिसे अपना जो भी सामान मिला सब अपने साथ लेकर वहां से भाग गए और उसके बाद ही रोशनी ने पापा को कॉल किया। अब विला फिर से खाली हो चुका था और पापा को फिर से काम भी मिलने लगा था, तो पापा ने फैसला किया कि हम सब फिर से विला में रहने जाएंगे। इतनी जल्दी हमें जाता हुआ देखकर सच्चिदानंद अंकल तो खुश नहीं थे, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी थी कि अब पापा के सर पे काम ना मिलने का बोझ तो नहीं रहेगा। अगले दिन जैसे ही हम विला पहुंचे और दरवाजा खोला, हे भगवान, ये घर की क्या हालत बना कर रखी है, कितना गंदा करके रखा है। मम्मी को इतना गुस्सा आया कि मम्मी ने दीदी को बोला कि वो रोशनी को उसी वक्त घर बुलाए। हाँ रोशनी, तू किधर है यार? विला की क्या हालत बना रखी है। तू अभी के अभी विला आ जा। दिया, मैं उस विला में कभी नहीं आऊंगी और वो सब हमने नहीं किया है। और रोशनी और उसके परिवार के साथ जो भी हादसे हुए उसने सब दीदी को बताया, लेकिन दीदी ने रोशनी की बात पर यकीन नहीं किया। रोशनी, हम भी यहीं रहते हैं,
लेकिन हमारे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और ये कोई तरीका नहीं होता यार किसी के घर रहने का। तभी मम्मी और दीदी किचन में घुसे। शी, ये कैसी बदबू है? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे चूहे मर गए हों। दिया, देख तो हर जगह सामान बिखरा पड़ा है। ये देखो, यहाँ अचार की बर्नी टूटी पड़ी है, इसमें से बदबू आ रही है। उस वक्त तो ये बात किसी को समझ नहीं आई कि जो अचार सालों साल चलता है वो एक ही दिन में सड़ कैसे गया, क्योंकि जिस जगह पर काला साया हो उस जगह पर जिंदगी के साथ रहने वाली चीजें भी 2 दिन की मेहमान रहती हैं। मैंने मान लिया था कि जो मेरे साथ हुआ वो कोई वहम नहीं था। ये जरूर उसी काली शक्ति का काम है, वरना कोई भी इंसान किसी दूसरे के घर को ऐसे तहस नहस कैसे कर सकता है। एकांश, तुम्हारे सर से अभी तक ये भूत नहीं उतरा। इस घर में वो लोग शादी का माहौल बनाने आए थे और कम से कम 50 लोग तो आए ही होंगे, और उन्होंने ही मस्ती मजाक में सब किया होगा। उन्हें सब सही करके जाना चाहिए था, पर खैर अब हमें ही करना पड़ेगा। पूरा घर साफ करने में काफी घंटे लग गए। सफाई के बाद जब सब सोने चले गए तब मैंने मम्मी पापा को उनके कमरे में बात करते हुए सुना। सुनिए जी, मैं एकांश के सामने कुछ कहना नहीं चाहती थी, इसीलिए उस वक्त चुप थी। लेकिन सच में घर की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। जो भी यहाँ रहने आए थे वो अच्छे लोग थे, और दिया के दोस्त भी। मुझे नहीं लगता उन्होंने इतनी तबाही मचाई होगी। देखो, मुझे नहीं पता इस घर का हाल इतना खराब क्यों है, लेकिन मुझे इससे जुड़ी कोई बात नहीं करनी। आपको याद है जब एकांश पैदा हुआ था तब एकांश के दादाजी ने क्या कहा था इसकी कुंडली के बारे में? ये सब पुराने ख्यालात की बातें हैं। आप भूल गए होंगे, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है। उन्होंने कहा था इसकी कुंडली में लिखा है कि इसे शायद अंदरूनी शक्तियां दिख सकती हैं, और आप भी इसे हर डील करते वक्त साथ ले जाते हैं, उसको लकी मान के। ये सब कौन सा जमाने के ख्याल लेके बैठी हो तुम? भूल जाओ ये सब। एकांश थोड़ा सेंसिटिव है और कुछ नहीं। प्लीज अब दोबारा ये सब मत करना।